तो कल तक हम लोगों ने जो बात की थी वो तो पहले दिन इतनी ही बात हुई थी कि हम अपने परिवार के साथ तृप्तिपूर्वक जी सकें, अपने में तृप्तिपूर्वक जी सकें, उसके लिए सिर्फ सुविधा से वो काम पूरा हो सकता है क्या? सुविधा के साथ साथ संबंध और समझ की आवश्यकता पड़ेगी। तो सुविधा के साथ साथ समझ और संबंध की आवश्यकता पड़ेगी, ये कहना ठीक है, या समझ के साथ साथ संबंध और सुविधा दोनों को पूरा किया जा सकता है? समझ के साथ संबंध और सुविधा दोनों को पूरा किया जा सकता है। ये समझ क्या है? समझ की विषय वस्तु क्या है? समझना और सीखना एक ही बात है, अलग अलग है? तो जैसे मैं हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ, उड़ाने की प्रक्रिया में शामिल हो, ये समझना है, सीखना है? सीखना है ना? समझने की जो विषय वस्तु है वो अलग है। वो समझने की विषय वस्तु टोटल इतनी है: अपने आप को समझना, परिवार को समझना, समाज को समझना और प्रकृति और अस्तित्व। तो चारों जगह पर व्यवस्था की स्पष्टता होना, ये समझने की कुल विषय वस्तु है। समझने के लिए इसमें से कुछ कम किया जा सकता है क्या? तो ये समझने की टोटल विषय वस्तु, ये कोई कोई आदमी समझे या हर एक आदमी के समझने के लिए ये आवश्यक है? हर एक के लिए ये आवश्यक। तो समझने की ये कुल विषय वस्तु है। जितना जितना समझते जाते हैं उतना उतना इसमें इसको जीने का अभ्यास करते जाते हैं। अगर समझना ठीक हुआ है, जीना ठीक हुआ है, तो परिणाम क्या मिलता है? उभय सुख और उभय समृद्धि। इतनी बात पहले दिन हुई थी। फिर कल हम लोगों ने इस पर डिटेल बात किया कि समझ, व्यवहार, कार्य, इन जो को जोड़ता विचार है। और विचार को देखने के संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं की है कि जैसा मैं हूँ और जैसा होना मुझे सहज स्वीकार है, इसको मैं अपने भीतर देख सकूं और ये देख सकूं कि मेरे में हार्मनी है या कंट्राडिक्शन। तो आज जो सुबह बैठ के घंटे भर अभ्यास किया, कल अभ्यास किया, उसमें ये बात धीरे धीरे दिख रही है कि कहाँ हम हार्मनी में हैं और कहाँ हम अंतर्द्वंद में। जहाँ असहज है वहाँ कहाँ है? अंतर्द्वंद। जहाँ सहज है वहाँ कहाँ है? हार्मनी। तो जब भी जो हमको सहज स्वीकार है वैसा हम अपने में चला रहे हैं तो हार्मनी में जा रहे हैं। सहज स्वीकार कुछ और है, चला कुछ और रहे हैं तो अंतर्द्वंद में जा रहे हैं। तो कल और आज इसी अभ्यास को तो करके देख रहे थे। शब्दों के रूप में तो बहुत सारी चर्चा हुई होगी, विचार, भाव, ये सब के बारे, बट अपने भीतर उसको देख पाना और देखने के बाद जो बल मिलता है वो अलग बल होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कल की थी। तो जो हमको सहज स्वीकार है वैसा भाव विचार चल रहा है तो यही हार्मनी है, यही सुख है। सहज स्वीकार कुछ और है, चल कुछ और रहा है, यही अंतर्द्वंद है, अंतर्विरोध है, यही दुख है। तो ये सारे प्रक्रिया को ही कल से लेके आज तक अपने भीतर देख रहे थे। तो मैं जो देख पा रहा था, अभी जितने लोगों ने शेयरिंग की, इतना तो लगभग सभी लोग देख पा रहे हैं कि उनके भीतर कुछ चल रहा है और जो चल रहा है उससे कभी वो सहज महसूस कर रहे हैं, कभी असहज, है ना? तो जो सहज है उसी को सुख कह रहे हैं, जो असहज है उसी को दुख। तो इतना काम तो लगभग हर व्यक्ति पिछले 2 दिन के अभ्यास में अपने भीतर देख पाया। कुछ लोग की शेयरिंग नहीं हुई है इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जितने लोगों ने शेयरिंग की है उससे अनुमान लग पा रहा है कि आदमी अपने भीतर ये सब होता हुआ देख रहा है। अभी तक ऐसा लगता था कि दूसरे लोग मुझको सुखी दुखी करते हैं। अभी 2 दिन से अभ्यास कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि अपने भाव विचार जो हमारे भीतर चल रहे हैं वो भी हमको सुखी और दुखी कर रहे हैं। अब ये खाली चर्चा की बात है या अपने में देख पाने की बात है? आप कितना भी कोई कह ले कि भाई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम अपने में देख रहे हैं ऐसा हो रहा है तब हम उसको देख ही पाते हैं कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है ना? तो पिछले 2 घंटे के 2 दिन के 2 घंटे के अभ्यास में हम लोग ये सारी प्रक्रिया अपने भीतर देखे हैं। अब अगले 2 स्टेप हम लोग आगे चले हैं कि जो चला रहा है ना, वो कौन है? मैं खुद ही इसको चला रहा हूँ या कोई बाहरी व्यक्ति मेरे भीतर चलाने का निर्णय ले रहा है? इसमें अभी कई लोगों को अभी कठिनाई है। ये वाला स्टेप अभी कल और करेंगे दोबारा इसी को। आज घर पर आप लोग इसको और करिएगा। इस पर कोई जल्दबाजी करने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से किया जाए। कल हम लोग इस पर और समय लगाएंगे। सबसे क्रूशियल बात तो यही है। हमको लगता रहता है कि दूसरा आदमी बोल रहा है इसलिए मैं दुखी हूँ, लेकिन जब चौथे स्टेप को करते हैं तो पता ये चलता है कि दूसरा आदमी कुछ शब्द बोल रहा है, वो शब्द मुझे दुखी नहीं कर रहा है,
बल्कि उस शब्द से जो मेरे भाव और विचार बिगड़ रहे हैं वो मुझे दुखी कर रहे हैं, है ना। और वो भाव और विचार मैं ही चला रहा हूँ, वो निर्णय मेरा है, ये दिख जाए तो ये पता लग पाता है कि दूसरा आदमी कोई भी शब्द बोलता रहे, मैं अपने भाव विचार को ठीक बनाए रख सकता हूँ। इस स्थिति में अगर मैं ये काम अपने में करने में सफल हो पाता हूँ, तब दूसरा आदमी कुछ शब्द बोलकर मेरे सुख दुख से खेल नहीं सकता, है ना। मैं अपने सुख दुख की 100% जिम्मेदारी खुद स्वीकारता हूँ। दूसरा कोई भी शब्द बोले, मैं अपने भाव विचार को ठीक बनाए रख सकता हूँ। इतना अपने में जब दिखने लगता है तो ये दिख पाता है कि दूसरा आदमी मेरे सुख दुख से नहीं खेल सकता, अगर मैं होश पूर्वक ये 4 स्टेप देख लेता हूँ, है ना। तब जाकर अपने पर काम शुरू होता है। तो आज थोड़ा रात में आप लोग इसको और करिएगा, कल हम लोग रिग्रेस इस पर काम करेंगे, चौथे स्टेप पर। कल हम लोगों ने अध्ययन की विषय वस्तु को भी समझने का काम किया, अध्ययन की प्रक्रिया को भी समझने का काम किया। तो ये ध्यान में आया कि जो कुछ कहा जा रहा है वो एक प्रस्ताव है ना। या बहुत सारा पास्ट में भी बहुत कुछ कहा गया है, वो सब भी अब हमारे लिए क्या है, प्रस्ताव है। अपेक्षा क्या है, हम उसको अपने में जांच कर देखें कि हमको सहज स्वीकार है या नहीं। और अगर सहज स्वीकार दिखता है तो जी कर देख लें, उससे उभय सुख उभय समृद्धि हो रहा है कि नहीं। अगर इतना हो रहा है, यही हमारे लिए अब जो प्रस्ताव था वो किस में बदल जाता है, समझ। लेकिन बी में हमने करना लिखा हुआ, तो वो अध्ययन वस्तु कैसे होगी? बैक स्लाइड पे भी ये करना मतलब इस लक्ष्य को पूरा करने का कार्यक्रम क्या होगा। अगर यहाँ कार्यक्रम लिख दूं तो फिर आपका जो भ्रम है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, है ना। तो ये कार्यक्रम है, मतलब पहले लक्ष्य क्लियर हो जाए, फिर उसका कार्यक्रम क्लियर हो जाए, ये वस्तु है। ये वस्तु है। तो कार्यक्रम को ही कह दूसरी भाषा में कह रहे हैं, वे लक्ष्य तो क्लियर हो गया, अब इसको पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। हाँ हाँ, इसलिए करना भी लिख देते हैं कई जगह कार्यक्रम भी लिख देते हैं, लेकिन दोनों का मतलब यहाँ एक ही है। ठीक है। तो इतनी बात है। कल इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। फिर हम लोगों ने लक्ष्य के ऊपर भी कल काफ़ी चर्चा किया था कि हमारा लक्ष्य, ये संभावित रास्ते, ये लक्ष्य है या ये लक्ष्य है। तो कल ये निष्कर्ष बना था कि लक्ष्य तो ये है, ये सब क्या है, वहाँ तक पहुँचने के संभावित रास्ते। ये सारी बातें कल हुई थी। तो लक्ष्य के रूप में हम लोगों ने सुख और समृद्धि और उसकी निरंतरता को पहचाना था। हमने कई ढंग से अलग अलग तरह से पूछने की कोशिश की कि पक्का है यही लक्ष्य है, पक्का है यही लक्ष्य है, इसको ठीक से देख लिया जाए ठोक पीट के। एक व्यक्ति, बांदा में वर्कशॉप चल रहा था, तो एक व्यक्ति जो संस्कृत के शिक्षक थे, उन्होंने कहा जी हमारा ये लक्ष्य नहीं है। तो पूछा क्या लक्ष्य है, तो बोले जीते जी अपार संपदा और मरने के बाद मोक्ष। पूरा समेट लिया उन्होंने, इतिहास भूगोल सब। क्या लक्ष्य बताए, जीते जी अपार संपदा और मरने के बाद मोक्ष। कहीं ऐसा ही लक्ष्य आप लोग का भी तो नहीं कि जीते जी अपार संपदा और मरने के बाद मोक्ष। अब आप देखेंगे तो ये 2 लक्ष्य उन्होंने बनाए हैं, दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हो गए, विरोध में। कैसे विरोध में, कि कोई भी संपत्ति होगा उसका पार होगा कि वो अपार होगा। 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, संख्या काउंटेबल है ना। काउंटेबल है तो अपार है कि पार है। तो एक तो अपार कोई भौतिक संख्या हो नहीं पाती, कितना भी धन इकट्ठा कर ले उसकी काउंटिंग है, और काउंटिंग है तो उसके पार जाया जा सकता है। पार जाया जा सकता मतलब कोई दूसरे आदमी का उससे अधिक हो सकता है ना। तो कोई भी भौतिक संपदा अपार नहीं हो सकती। तो बेचारा अपार करने का प्रयास करेगा, उससे आराम में रहने वाला है, बेचैनी रहने वाला है। अच्छा, अपार अपने मेहनत से कर लेगा क्या, बहुत सारा शोषण भी करना पड़ेगा, वैधानिक विधियों से, अवैधानिक विधियों से शोषण भी करेंगे दूसरों का, तभी वो इकट्ठा होगा, नहीं तो इकट्ठा भी कैसे होगा। अब जब इतना शोषण कर रहे हैं, तो जब शोषण करने में लगेगा आदमी, तो लगेगा मोक्ष का क्या होगा। और जब मोक्ष के लिए प्रयास शुरू करेगा तो लगेगा कि ये संपत्ति तो अपार हो नहीं पाएगी, क्योंकि तब शोषण नहीं कर पाएगा,
अभी आदमी को देखेंगे तो ऐसा लक्ष्य बना लिया है जिसमें कि पूरे समय उसका बेचैन रहने की गारंटी है। नहीं, इसलिए बार बार मैं स्लाइड पे आके रुक जाता हूँ। आप जितनी बार शिविर में इसको चलाएंगे बार बार आके ही रुक जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा झंझट हम लोगों का इसी जगह पे है कि हमने अपना लक्ष्य ठीक से निर्धारित किया है कि नहीं। लक्ष्य ठीक से निर्धारित नहीं होता है तो इसलिए हम स्रोत भी ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। ज़्यादातर लक्ष्य इसी डोमेन के बनाते हैं। चाहते क्या है, ये वाला लक्ष्य, और ज़्यादातर लक्ष्य जो बना रहे हैं जो जिंदगी के, वो कहाँ बना रहे हैं, इसमें। तो इस पर डिटेल बात हम लोगों ने कल किया था। फिर हम लोगों ने सुख को भी समझने का काम किया था कि सुख क्या है। तो ये चर्चा हुई थी कि जिस स्थिति परिस्थिति में मैं जी रहा हूँ उसमें संगीत है, व्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार है। इस स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। संगीत व्यवस्था में जीना ही सुख है। सुख बराबर व्यवस्था, तो व्यवस्था में हूँ तो ये सुख है। निरंतर सुख के लिए भी हम लोगों ने समझा था कि जीने का फैलाव हमारा इन चारों स्तर पर है। अगर चारों स्तर की व्यवस्था को समझकर चारों स्तर की व्यवस्था में जी पाते हैं, इसी को क्या कहा था, सुख कहा था, निरंतर सुख कहा था। तो कल इस पर बात हुई थी और ये तय हुआ था कि अब एक एक करके व्यवस्था को समझने का काम शुरू करेंगे। कल समृद्धि पे भी थोड़ी बात किए थे। तो समृद्धि के बारे ये बात हुई थी कि अपनी आवश्यकता की ठीक ठीक पहचान हो जाए, उससे अधिक का उत्पादन या उपलब्धि का भाव सुनिश्चित हो जाए, तब हम अपने में समृद्धि महसूस करते हैं। तो इसके लिए दो चीज़ें आवश्यक थी, आवश्यकता का सही सही निर्धारण और उसकी उपलब्धता। ये दोनों के योगफल में आदमी की समृद्धि हो पाती। तो इस पर कल डिटेल चर्चा किए थे। समृद्ध व्यक्ति की क्या पहचान है, वो वस्तुओं को सदुपयोग करने का और दूसरों का पोषण करने का सोचता है। दरिद्र व्यक्ति की क्या पहचान है, वो सुविधाओं का संग्रह करने का सोचता है और उसके लिए दूसरों का शोषण करना। तो दरिद्र और समृद्ध की ये पहचान है। तो पहले तो इसी को जांच लीजिए कि ये पहचान भी ठीक है कि नहीं, कि एक व्यक्ति जो संग्रह करने का सोच रहा और औरों का शोषण करने का, वो दरिद्र है। उसकी पहचान देखने जाएंगे तो ये है। एक व्यक्ति जो सदुपयोग का और दूसरों का पोषण का सोच रहा है, तो जो हर बार शिविर में कहते हैं ना कि दो तरह के लोग टकराते हैं ज़िंदगी में। एक जिनके घर जाइए तो वो ये सोचते हैं कि अभी आए हैं तो खा के ही जाएं, और एक दूसरे तरह के लोग भी टकराते हैं जो ये सोचते हैं कि अब ये जाएं तब हम खाएं। ये दोनों ही तरह के लोग देखने मिलते हैं। तो जाएं तो खाएं, किधर आएंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले में, नीचे वाले। तो धीरे धीरे देखेंगे तो पता चल सकता है कि कौन लोग समृद्धि के कार्यक्रम में लगे हैं और कौन लोग दरिद्रता के कार्यक्रम में लगे हैं। अपने को भी देख के अनुमान लग सकता है कि हमारी मानसिकता समृद्धि के अर्थ में है या शोषण के अर्थ में। तो कल इतनी सारी बातें हुई थी। सारांश देखें 2 दिन का तो इतना है। हमने लक्ष्य के रूप में क्या पहचाना, सुख, समृद्धि और उसकी निरंतर। सुख को कैसे पहचाना, 4 स्तर की व्यवस्था को समझना और वैसा जीना। और अध्ययन की विधि कैसे पहचाना, प्रस्ताव विधि है, जो भी कहा जा रहा है जांच के देखेंगे, जी के देखेंगे। तो आज तक देखें तो टोटल इतनी बात हुई है। इस एक स्लाइड में पूरी बात समराइज हो सकती है। जी, माइक ले लीजिए, माइक थोड़ा पास कर दीजिए पीछे। मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई आदमी, मतलब व्यक्ति, कोई गलत तरीके से कमाता है, शोषण करता है, रिश्वत वगैरह जो भी है, जो तो उससे पैसा और मिलता है, तो वो भ्रम हुआ, तो वो भ्रम हुआ, वो इल्यूजन हुआ। वो किस बात का इल्यूजन? अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा कमा रहा है गलत तरीके से और पैसा उसको आ भी रहा है गलत तरीके से, तो उसको लगता है कि इससे मिलेगा पैसा, तो वो भ्रम हुआ उसके लिए, वो गलत है कि सही हुआ, मतलब वो समझना है मुझे। आपका प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं गलत तरीके से पैसा कमा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि इसमें ही पैसा है गलत तरीके से, तो वो मेरे लिए भ्रम हुआ। देख, उसको ठीक से देखने जाएंगे ना तो उससे पैसा मिलेगा और पैसा आएगा, इसमें तो कोई भ्रम है नहीं। तो भाई ठीक ही है, पैसा आ ही रहा है, लेकिन उससे निरंतर सुखी हो जाएंगे,
ये रियलिटी है कि ये भ्रम है, हाँ समझ गए। ये स्पष्ट रहना चाहिए। तो निरंतर सुखी होने के लिए तो ये वाले डोमेन पे ही काम करना पड़ेगा, सही समझ और सही भाव स्वयं। वो बहुत सारा पैसा ला करके भी अपने में सही समझ सही भाव नहीं आ पाते। आधा घंटा भी बच्चों से ठीक से बात नहीं कर पा रहे, है ना। पैसा तो खूब कमा रहे हैं, अपनी ही स्थिति नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए बच्चों की स्थिति भी बैठ कर समझ नहीं पा रहे कि बच्चे किस बेचैनी के दौर से गुजर रहे हैं, है ना। तो लाख रुपया महीने का लेके आ रहे हैं, लेकिन बच्चे की मन स्थिति को नहीं समझ पा रहे। बच्चा जो कहना चाह रहा है उसको कोई वेट नहीं दे पा रहे। सुखी होंगे दुखी होंगे, दुखी हो तो धीरे धीरे दिखता है कि भाई पैसा आ रहा है उसमें तो कोई भ्रम नहीं है, लेकिन उससे परिवार सुख की तरफ बढ़ जाएगा या निरंतर सुख की तरफ बढ़ जाएगा, ये भ्रम है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं मानिए, आप इसको जांचिए। समझ गए। मेरे कहने से मानेंगे तो झंझट हो जाएगा। बताइए, इतनी चर्चा पे किन्हीं का कोई और प्रश्न है या ऑब्जर्वेशन है तो ले लिया जाए, और अन्यथा फिर चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। जी, पीछे माइक दे दीजिए। सर आपने दो शब्द प्रयोग किए थे, भाव और विचार। अभी मतलब थोड़ा सी इसमें किस चीज को हम भाव कह रहे हैं, किस चीज को विचार कर रहे हैं, आज इस पर बात करेंगे। अच्छा। डिटेल में सांकेतिक रूप से ये कह देता हूं कि मैं कुछ हो जाऊं, है ना, मैं किसी के साथ कुछ भागीदारी करूं, क्या भागीदारी करूं, ये भाव का मामला है। तो मैं आपके साथ विश्वास के अर्थ में भागीदारी करूं, सम्मान के अर्थ में भागीदारी करूं, सुखी होने के अर्थ में भागीदारी करूं, है ना, वो भाव का मामला है। लेकिन मैं सम्मान को कैसे व्यक्त करूं आप तक, हाथ जोड़ूं, पैर जोड़ूं, है ना, आपको क्या बोलूं, ये जो फैला रहा हूं, ये किसका मामला है? विचार का। तो मैं समृद्ध हो जाऊं, ये किसका मामला है? भाव का। अब समृद्ध कैसे होऊंगा, क्या क्या करना पड़ेगा, उसको किससे मिलना पड़ेगा, क्या बिजनेस करना पड़ेगा, ये जो फैला रहा हूं, ये क्या हो गया? विचार का। तो मैं किसी के साथ संबंध देख पा रहा हूं, तो ये किसका मामला है? भाव का। लेकिन वो संबंध चलेगा कैसे, कैसे सुनिश्चित होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या कहूँ, कैसे बात करूँ, ये सब जो फैला रहा हूँ, ये क्या हो गया? विचार। तो अच्छा, देखने जाएंगे तो जो पूरा कनेक्शन है इसका, तो भाव है। भाव बीज के रूप में है, इसी से क्या तय हो रहे हैं? विचार। और फिर वही कहाँ जा रहे हैं? व्यवहार में और कार्य में। अभी जो भाव है, आप या तो समझ करके तय कर रहे हैं या फिर मान करके। तो जैसे ठीक ढंग से देखने जाएंगे तो मूलतः तो मौलिक ही है। तो जैसे मौलिक मतलब ना, जो मूल है, जिसमें अब और कोई वो नहीं, तो जैसे वही तो हमको ये अपने में दिख गया कि ये भाव ही मेरा मौलिक भाव है। तो ये दिख जाने को ही क्या कह रहे हैं? समझ। जब तक ये दिखा नहीं है और रैंडम कुछ कुछ वहां ट्रायल कर रहा हूं, तो ये क्या है? मान्यता है। वही तो उसको भी देखने जाएंगे तो यानी भाव जो है मौलिक रूप में मुझे दिख जाए, ये समझ है जी। और मैं रेंडमली कुछ ट्रायल कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल। तो ये सब अभी कहाँ चल रहा है? मान्यता। तो जैसे दिख गया कि भाई आदमी के साथ तो मुझे संबंध का भाव ही सहज स्वीकार है, तो ये स्पष्ट हो गया। तब हर बार मैं उसी भाव के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ, सामने वाला हो तो भी, न हो तो भी। तो ये मामला कहाँ से आ रहा है? समझ। नहीं, कई बार ऐसा होता है, जैसे किसी मित्र से अपन बात कर रहे हैं, तो कई बार तो अपने बहुत भावपूर्ण होते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि वहाँ भाव नहीं है, लेकिन हम किसी स्वार्थवश। धीरे धीरे देखेंगे तो भाव और भावुकता, वो दोनों का अंतर स्पष्ट होना जरूरी है जी। कई बार भावुकता को ही क्या बोलने लग जाते हैं, है ना। तो यहाँ भावुकता को भाव नहीं बोल रहे, यहाँ भाव जो बोल रहे हैं, जैसे विश्वास है, सम्मान है, स्नेह है, ममता है, वात्सल्य है
है ना। कई बार हम ओवर इवेल्युएशन में चले जाते हैं, मोह में चले जाते हैं, उससे भावुकता पैदा होने लगती है, तो वो भावुकता है, मोह है। भाव को देखने जाएंगे तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, वो सब जो मुझे भागीदारी में सहज स्वीकार है, तो मूलतः तो वो भाव है। लेकिन कई बार मैं उनको अनदेखी करके उसकी जगह अपमान का, स्नेह का, द्वेष का, ये सब भी चलाता हूँ। तो ये सब समझ से आ रहा है, मान्यता से आ रहा है? मान्यता से। तो देखने जाएंगे तो ये भाव को तय होने के ये दो सोर्स दिख रहे होते। संवेदना वाले को भी देखने जाएंगे ना, तो संवेदना वाला भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जा करके फिर उसको लेकर के भी कुछ मान्यताएं बन जाती है कि गोरा रंग है तो अच्छे लोग होंगे, है ना, ऐसा चेहरा है तो अच्छे लोग होंगे, ऐसे डील डॉल के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। बट एक तीसरा सोर्स भी काम करता है जिसको आगे चर्चा करेंगे मान्यता के साथ, है ना। तो मूल कनेक्शन को देखेंगे तो ये है, झंझट जो है वो इस कनेक्शन में है। वही वो आपकी अनुपस्थिति में थोड़ा चर्चा कर गया था मैं जी। तो मैंने कहा कि अभी देखने जाएंगे तो किसी का रंग अच्छा है, किसी का भाषा अच्छा है, किसी को देखने में अच्छा है, तो ये संवेदनागत मामला है। लेकिन धीरे धीरे इस संवेदना को भी कई बार हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मान्यता। लेकिन एक तीसरा सोर्स भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको आगे जब डिटेल करेंगे तब करेंगे। अभी तो एक थोड़ा सा सांकेतिक चर्चा के अर्थ में मैंने इसको जोड़ा। और भैया भाव विचार या इच्छा विचार, एक आशा है, उसको हम यहाँ पे कहाँ कनेक्ट करेंगे? वही तो अभी धीरे धीरे देखेंगे तो ये आप देखेंगे तो ये इच्छा के स्तर पे है, ये विचार के स्तर पे तो है ही। लेकिन यहाँ पर एक और बात आएगी कि हम जब कोई व्यवहार कार्य करने जाते हैं तो वहाँ कोई आशा भी जुड़ी रहती है। रेफरेंस जिसका लेते हैं, हाँ, एक आशा जुड़ी रहती है, एक आशा के साथ करते हैं। अभी मैं उन सबको डिटेल नहीं कर रहा हूँ, अभी तो एक सिंपल प्रश्न था उनका, उस ताकि ये दोनों को क्लैरिटी हो जाए, इतने के साथ जोड़ा था। बाकी डिटेलिंग आगे हाँ, अभी इस पे आएगा वैसे। अभी तो इसकी भी डिटेलिंग होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, एक्सटेंड होगा। वही हाँ, और क्या भाव में होता है तो हम सही आकलन करते हैं कि इसको जितना भूख है उतना ही खिलाते हैं, बाकी दूसरे के लिए उपलब्ध रहने देते हैं। तो अपने वही करुणा होगा तो फिर नहीं, करुणा अलग है, मोह अलग है। करुणा का मतलब ये है कि जैसे करुणा को जब समझने जाते हैं तो उससे पहले दया और उसको भी समझना पड़ता है ना। एक दया है और एक कृपा है, फिर करुणा। तो जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई वस्तु नहीं है लेकिन वो सदुपयोग करने की योग्यता रखता है, तो उसको वो वस्तु उपलब्ध करा देना, ये क्या हुआ? दया। और किसी के पास वस्तु तो है लेकिन उसका सदुपयोग कर पाने की उसमें योग्यता नहीं है, तो उसकी योग्यता बढ़ा देना, उसकी पात्रता बढ़ा देना, जिससे वो अपने वस्तुओं का जो भी सदुपयोग कर सके, ये क्या हुआ? उस पर कृपा, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे भी है जिनके पास ना कोई वस्तु है और ना ही उसको उपयोग करने की पात्रता है। ये दोनों ही जिम्मेदारी लेकर चलना कि वस्तु नहीं है तो वस्तु भी दे देंगे, पात्रता नहीं है तो पात्रता भी बढ़ाएंगे। अब हम कोई कंडीशन नहीं रख रहे हैं जीने के लिए, जिस हाल में आदमी मिलेगा हर हाल में स्वीकार के उसके साथ आगे की गति करेंगे। इसी को क्या कह रहे हैं? करुणा। तो जो करुणा है वो दया और कृपा के हायर पार्ट है, लेकिन उसमें फिर मोह नहीं है कि बस इसी के साथ चिपक गए, अब आगे की यात्रा नहीं करनी। ये मोह नहीं है, इसके विकास के लिए जितना करना था किए, अब आगे बढ़ गए। अब ऐसा नहीं कि उसके साथ चिपका के ही बैठ गए। ये जो चिपक गया अपने साथ, वो व्यक्ति के साथ चिपकाव हो गया, इसी को क्या कह रहे हैं? मोह। तो मोह करुणा से, इनफैक्ट करुणा, कृपा, दया, इन तीनों से ही काफ़ी लो कैटेगरी पे है। करुणा इन तीनों से ही काफ़ी लो कैटेगरी पे हो। मोह तो मतलब अभी तो ममता भी नहीं आया उसमें। ममता और मोह में भी बड़ा, ममता में भी देखेंगे तो माँ ध्यान रखेगी उतना ही खिलाए जिससे वो स्वस्थ रहे, पोषण तक, है ना, जिससे पोषण हो सके। और मोह में पीट पीट के खिलाने लग जाती तो देखने जाएंगे तो मोह तो भी काफ़ी नीचे की कैटेगरी में है। ये 4 शब्द एक बार वापस बताएंगे? भाव, विचार, मूल्य और भावुकता, थोड़ा सा अलग अलग डिफाइन। हाँ, करेंगे धीरे धीरे। भाव पर तो आज
शाम से चर्चा शुरू ही होनी है, कल तक चलेगा ही, बहुत सारे भाव पर चर्चा चलेगा ही। फिर मतलब भाव को मूल रूप में देखने जाएं तो भाव का मतलब है कि हमारी भागीदारी क्या है, वो भागीदारी जिससे हम निरंतर सुख के तरफ जा सके, जो निरंतर सुख के अर्थ में है। उन भागीदारियों को पहचान लेना, उसी को क्या कह रहे हैं, भाव। उसी को दूसरी भाषा में मूल्य भी कह रहे हैं। तो भाव भी कह रहे हैं, मूल्य भी कह रहे हैं, एक और नाम दे रहे हैं, स्वभाव, है ना। तो वो तीनों को प्रयोग कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब सामान्यतः लोग ऐसे बातचीत में भाव शब्द का प्रयोग करते हैं तो बहुत उनको स्पष्ट नहीं रहता। वो कई बार सम्मान के लिए भी भाव का प्रयोग करेंगे और अपमान के लिए भी। अगर ये भ्रम के साथ कर रहे हैं तब स्पष्ट करना पड़ता है कि सम्मान आपका स्वभाव है, अपमान आपका स्वभाव नहीं, है ना। वो स्पष्टता रहना चाहिए। अगर अपने लिए जो अपने निरंतर सुख के अर्थ में भाव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जब, तो भाव और स्वभाव अलग अलग हुआ, एक ही हो गया। निरंतर सुख के अर्थ में जो भाव हमारे लिए स्वीकार्य हैं, वो अगर उस अर्थ में भाव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तब तो भाव स्वभाव एक ही हो गया। लेकिन भाव को जब आप जनरल प्रयोग कर रहे हैं, है ना, निरंतर सुख वाले हैं उसके लिए भी और जो दुख वाले हैं, तो फिर वहां पर भाव और स्वभाव अलग अलग है। हाँ, जब निरंतर सुख के अर्थ में देख रहे हैं तब वहां पर भाव और स्वभाव दोनों एक हो जाए। प्रभाव थोड़ा और नीचे की बात है। अभाव शब्द को तो कई बार लोग प्रयोग कर रहे हैं कि भाई सम्मान का अभाव ही अपमान है ना, सुख का अभाव ही दुख है। तो चाहे तो उसके साथ प्रयोग करें, न करें, शब्दों का मामला, वास्तविकता समझ में आना चाहिए, है ना। ठीक है। संवेदनहीन व्यक्ति दुनिया से छीन के जिसके प्रति मोह है उसके प्रति भावुक होकर उसको इकट्ठा करके देखे जाएगा। संवेदनशील व्यक्ति जो भाव से भरा है, नहीं, भाव समझदार व्यक्ति जो भाव से भरा है वो भावुक नहीं होगा कभी। वही तो, भावुक होकर रोए गाएगा नहीं। तो कोई आदमी रो गा रहा है, चिल्ला रहा है, तो एक तो ये है कि उसको देख के रोने गाने हम भी चिल्लाने लगे, ये भावुकता हो गई। अब वो रोने गाने चिल्लाने नहीं लगेगा, लेकिन उसके दुख को महसूस तो करेगा ही, लेकिन साथ साथ अब उसका विचार इस पे भी चलेगा कि इससे बाहर कैसे निकले, क्या उपाय करें कि वो अपनी बेचैनी से बाहर निकले, वो वहां से बाहर निकल कर इसकी सदगति हो। तो मतलब जो व्यक्ति समझ के साथ है उसके दुख को तो महसूस करेगा, लेकिन उसमें व्याकुल होकर रोना चिल्लाना नहीं मचाएगा, बल्कि वो व्यक्ति वहां से कैसे बाहर निकल के आगे की यात्रा करे, वो उसके लिए प्रयासरत हो जाता है। जी, इतना अंतर है। तो जैसे आप देखेंगे कहीं पर किसी व्यक्ति ने शरीर शांत हो गया, किसी का चिल्ला रहे हैं उसके परिवार के लोग, रोना पीटना कर रहे हैं, कई लोग आते हैं वो भी वही करने लगते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी आते हैं कि भाई अब आगे का क्या कार्यक्रम होना है, तो कहाँ ले जाना है, कहाँ जलाना है, क्या से सब करना है, वो उसमें जुट जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, संवेदनहीन है वो, है ना। तो वो उनके दुख को भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब उस परिवार के लिए आगे की सदगति कैसे हो, जो लोग अब हैं उनकी गति कैसे हो, उसके लिए प्रयास शुरू कर देते। मतलब अभी आपने रोने का, दुख का बताया, कभी कभी सुख में भी भावुक हो जाते हैं, एक्साइटमेंट, तो उसको एक्साइटमेंट को ही भावुकता बोल सकते हैं। वही तो, एक्साइटमेंट में भी मतलब उस तरह से आंसू आंसू आने लग जाते हैं, वो भी तो एक तरह से है ही, है ना। लेकिन उसमें ठहर से गए, है ना। लेकिन देखेंगे तो अगर हमें मतलब हारमोनी है तो फिर हम दूसरे की गति के लिए भी जो करना है वो करते ही रहते हैं, है ना। तो जो मतलब भावुकता है उसमें भाव तो है, पर उसकी निरंतर भाव तो है ना उसमें। वही, वो तो आपको देखना पड़ेगा ठीक से कि भाव है कि मोह है, वो आप ही को स्पष्ट होगा। मतलब जिस क्षण भावुकता हो रही है उस क्षण देखना पड़ेगा कि भाव है कि मोह है, तो आपको उस क्षण ही देखना पड़ेगा। चलिए चाय का विराम कर लेते हैं हम लोग, 11:30 पे वापस आते हैं, तो मानव में व्यवस्था पे चर्चा को शुरू करें।